हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो अपना पार्टनरशिप एक कंटिन्यू करते हैं बेटा। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 9 में आधा पॉइंट रह गया एक्चुअली डिस्कस होने से। तो उसमें यह था कि एक पार्टनर जिसकी अथॉरिटी नहीं थी और उसने कुछ परचेज कर ली ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये चीज देखिए, यहाँ पे फर्म लाइबल होगी अगर पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ये बात आउटसाइडर को नहीं पता है, तो ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द फर्म, क्योंकि वो तो यही मान रहा है कि पार्टनर ऑथोराइज्ड है, उसे कैसे मालूम। लेकिन उसमें सेकेंड पार्ट ये था कि अगर पार्टनर को पता है देन व्हाट। तो हमको आंसर ये करना है कि भाई अगर आउटसाइडर को पता है कि पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है और फिर भी वो पार्टनर से डील कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डील कर रहा है और फिर फर्म लायबल नहीं होगी। चलिए, तो आज आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए, जो भी पार्टनर है वो बेटा लायबल है, ये तो हमें मालूम ही। ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय फर्म। फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल है, तो दूसरे पार्टनर ने किया वो भी फर्म का एक्ट है। तो ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म या अदर पार्टनर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बाहर की चीजों के लिए वो लायबल नहीं है। ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस व्हाइल ही इज या ही वॉज पार्टनर इन फर्म। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये तो हमको पहले भी मालूम है कि प्रत्येक पार्टनर लायबल है। तो एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। ठीक, तो इसकी जो लायबिलिटी है वो जॉइंटली है और सेवरली भी है। ज्वाइंटली का मतलब सभी लोग लायबल और सेवरली का मतलब अलग अलग दे आर लायबल। तो अगर कोई एक पैसा नहीं दे पा रहा है या दो नहीं दे पा रहे, तो जो बचा हुआ उसको देना पड़ेगा, बिकॉज लायबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल। सो सच पार्टनर्स आर लायबल टू द होल अमाउंट। और हमें मालूम है कि इन लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है टू द एक्सटेंट ऑफ होल ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म। जितने फर्म के डेट्स हैं वो पूरी लायबिलिटीज की होगी। जितनी भी अमाउंट फर्म को देनी है वो पूरी लायबिलिटी होगी। सर, ही इज लायबल फॉर द एक्ट्स डन एट द टाइम व्हेन ही इज पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक फर्म है और उसमें कुछ लायबिलिटीज इनकर हुई, कुछ परचेज हुई, लोन्स हुए, बाद में एक और पार्टनर का एडमिशन हो गया, तो जब लायबिलिटी इनकर हुई थी उस समय ही वॉज नॉट पार्टनर, वो व्यक्ति पार्टनर नहीं था, तो उसकी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स आर लायबल फॉर एक्ट्स डन एट द टाइम व्हेन दे आर पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर यानी जिसका एडमिशन हो रहा है is not liable for acts done before his admission, right? क्योंकि जिस समय पार्टनर है उस समय के एक्ट के लिए लायबिलिटी है। हाँ, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट कर लेता है जो इनकमिंग पार्टनर है
वो आते समय ये एग्रीमेंट कर ले कि मैं पुराने डेट्स के लिए भी लाइबल होऊंगा, देन ही इज लाइबल। अदरवाइज ए पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स डन एट द टाइम व्हेन ही इज पार्टनर। तो मान लीजिए मेरा एडमिशन हुआ फर्म में और उससे पहले के कोई लोन्स हैं, कोई डेट्स हैं, कोई लाइबिलिटीज हैं, तो मैं लाइबल नहीं हूं। हाँ, एग्रीमेंट कर लूंगा तो लाइबल हो जाऊंगा। सिमिलरली आउटगोइंग पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट या डेथ। ठीक, एक कंडीशन है बच्चों, रिटायरमेंट के समय उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप एक फर्म में पार्टनर हो और आप फर्म छोड़ते हो, रिटायरमेंट होता है, तो यू हैव टू गिव ए पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस क्या होता है कि आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कराना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइडर्स को क्या पता कि आपने फर्म छोड़ दिया। वो तो आज भी ये विश्वास कर रहे हैं ना, यू आर पार्टनर। सो इफ यू आर लीविंग द फर्म यू मस्ट गिव ए पब्लिक नोटिस। हालांकि डेथ के केस में पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। डेथ अपने आप में पब्लिक नोटिस है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो देखिए लोगों को पता लग ही जाता है। अब लगे ना लगे जरूरत नहीं है नोटिस देने की, लॉ की बात करेंगे। तो रिटायरमेंट, अगर मैं एक पार्टनर हूं और उस दौरान जो भी लाइबिलिटीज हुई, तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई शैल रिमेन लाइबल फॉर दोज डेट्स। सर सपोज एबीसी 3 पार्टनर थे, उन्होंने कोई लोन्स लिए, कोई डेट लिए, लाइबिलिटीज हुई, फिर सी फर्म छोड़ के चला गया, रिटायरमेंट हो गया। तो अगर ए और बी, अब तो ए भी बचे, वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो सी विल बी लाइबल फॉर दैट लोन, क्योंकि जिस समय लोन हुआ था ही वॉज पार्टनर। तो जिस समय आप पार्टनर हो उस समय जो भी कार्य होंगे उसकी जिम्मेदारी रहेगी, इवन इफ यू रिटायर्स। हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट whatever happens, the partner who has already retired is not responsible, provided he has given a public notice. उसने पब्लिक नोटिस दे दिया और रिटायरमेंट का। डेथ के केस में जरूरत नहीं। सर इवन आफ्टर डेथ लाइबिलिटी विल कंटिन्यू फॉर द एक्ट्स व्हेन ही वाज पार्टनर। सर एबीसी पार्टनर्स थे, ठीक है, लोन लिया, लोन लेने के बाद सी की डेथ हो गई, तो सीज एस्टेट इज लाइबल। देखिए डेथ के बाद व्यक्ति लाइबल नहीं होता क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन उसकी एस्टेट लाइबल होती है। एस्टेट मतलब जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया, उसमें से पेमेंट होगा। क्योंकि लोन कब लिया था सर? उसके पार्टनर रहते हुए। और आपको बताऊं, मरने से पहले, मृत्यु से पहले ये व्यक्ति जिंदा था। कैसी बातें कर रहे हो सर? अरे यार, मरने से पहले पार्टनर था वो, एंड ही वाज अलाइव एज वेल, तो ही विल बी लाइबल, मतलब हिज एस्टेट विल बी लाइबल, ही विल नॉट बी लाइबल, हिज एस्टेट विल बी लाइबल। और देखिए जो लाइबिलिटी होगी बच्चों वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब होता है टू द एक्सटेंट ऑफ होल ऑफ द डेट्स। जितना टोटल डेट है उतनी लाइबिलिटी रहेगी और वो लाइबिलिटी होगी। ठीक, नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। सर जी, अगर कोई पार्टनर है, ठीक, और वो अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है और उसने कुछ गलत काम किया, बेईमानी कर ली, फ्रॉड कर लिया, तो फर्म लाइबल होगी या नहीं होगी? लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर wrongful acts ऑफ पार्टनर। तो देखिए, अगर पार्टनर विद इन अथॉरिटी वर्क कर रहा है, उसकी अथॉरिटी में चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे वो अथॉरिटी इंप्लाइड है, और उसने रॉन्गफुल काम किया,
रॉन्गफुल एक्ट हुआ, कोई चीटिंग कर ली, फ्रॉड कर लिया, बेईमानी कर ली, तो फर्म इज लायबल। तो उस पार्टनर की तो लायबिलिटी है ही है और फर्म की भी है। तो लिखा है कि वेयर बाय रॉन्ग एक्ट और ओमिशन, इसने कोई गलत काम किया, ठीक, या कोई ओमिशन करी। सपोज करिए फर्म को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था और पार्टनर ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी और पेनाल्टी पड़ गई इनके ऊपर, तो ये पेनाल्टी फर्म पे भी पड़ सकती है, पार्टनर पे भी पड़ सकती है। या फिर बेटा उसने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, दोनों रॉन्गफुल एक्ट है, एक है गलत काम करना और एक है सही काम जो करना था वो नहीं करना, ओमिशन ऑफ डूइंग समथिंग। सर मुझे मेरी इनकम है तो आई हैव टू फाइल माय इनकम टैक्स रिटर्न, एंड इफ आई डू नॉट फाइल द रिटर्न तो आई एम डूइंग ए रॉन्गफुल एक्ट एंड आई एम पनिशेबल। तो इफ पार्टनर डज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, देन फर्म इज लायबल। हाँ, दैट एक्शन शुड बी विद इन हिज अथॉरिटी एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ये तो कंडीशन है ना बेटा, अगर पार्टनर विद इन अथॉरिटी काम करेगा ओनली देन फर्म इज लायबल, एंड उसका सर जी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो लिखा है एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, ठीक। अब कोई भी लॉस हुआ, इंजरी हुई टू थर्ड पार्टी या पेनाल्टी लगा दी गई, तो फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर की भी लायबिलिटी होगी बेटा जिसने गलत किया, और फर्म की भी लायबिलिटी होगी। तो फर्म इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक एंटिटी है। अगर एक व्यक्ति कुछ गलत करेगा तो सबकी लायबिलिटी आएगी, फर्म की लायबिलिटी आएगी। तो पार्टनर बनने से पहले 10 बार सोच लेना कि जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो वो व्यक्ति कैसा है, कल को वो गलत करेगा, आप फंसोगे। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। सर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, ठीक, वंस अगेन विद इन अथॉरिटी होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बच्चों, फर्म इज लायबल। सो व्हाट इज मिस एप्लीकेशन? मिस एप्लीकेशन का मतलब है चोरी करना, पैसे को खा जाना, मिस अप्लाई कर लेना, दैट इज व्हाट मिस एप्लीकेशन इज। सपोज करिए एक डेटर है जिससे फर्म को पेमेंट लेना है और वन पार्टनर obtains money and misapplies, उसने वो पैसा फर्म को दिया ही नहीं। सर एक डेटर था जिससे पेमेंट लेनी थी 10 लाख रुपए की, पार्टनर इसके पास गया, इससे 10 लाख रुपए ले लिए और लेके भाग गया। तो मैं आपको बता दूं फर्म लायबल होगी, ठीक है, फर्म इज बाउंड, firm is bound and cannot ask the debtor to pay again। सर आपका ही पार्टनर ले गया है, पैसे गए आपके, तो दिस इज मिस एप्लीकेशन। या फिर सपोज डेटर पेज टू फर्म, इसने फर्म को पेमेंट करा, फर्म के बैंक अकाउंट में आ गया, एंड देन पार्टनर मिस अप्लाइड और फिर पार्टनर पैसा लेके भाग गया, ठीक है। तो बेटा इस सिचुएशन में भी माय आंसर इज सेम कि फर्म इज बाउंड एंड कैन नॉट आस्क द डेटर टू पे अगेन, बोथ सिचुएशन। व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू एग्जांपल? इन एग्जांपल नंबर 1, पार्टनर ऑब्टेन्ड द मनी एंड रेन अवे, फर्म डिडंट गेट द मनी, बट फर्म इज बाउंड क्योंकि पार्टनर इज acting within authority and doing this thing in the course of business. Second,
the debtor paid the money to the firm. So, in first case, the firm didn't get the money and partner misapplied directly. But in second case, the firm got the money, thereafter partner misapplied. But in both cases, the firm is bound by such payment. डेटर ने फर्म को पेमेंट करा, डेटर ने पार्टनर को पेमेंट करा. इन बोथ केसेस द डेटर इज डिस्चार्ज्ड, meaning thereby because he has paid the money, his liability is over. Discharge means the liability is over. So when the debtor has made payment either to a partner or to the firm, debtor is discharged and firm is bound by such action, and firm cannot ask the debtor to pay again because you, that is firm, or your partner has got the money, provided he is acting within his authority and the transaction is done in the course of business. Right? देखिए क्या लिखा है, where a partner acting within his apparent authority, जो दिख रही है, receives money or property and misapplied. Partner received and misapplied, or firm in the course of business receives money, amount is received by firm, या property is received by firm, and money or property is misapplied by any of the partner when it is in the custody of the firm. The firm is liable to make good the loss. तो लॉस फर्म को होगा बच्चों, और फर्म की लाइबिलिटी रहेगी फर्म की लाइबिलिटी. ठीक है, सिंपल है. सो ए फर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर wrongful act of the partners. पिछला वाला पढ़ा हमने. A firm is responsible for misapplication by the partner, and it doesn't make difference whether the amount or property comes to the hands of the firm or not. If the partner directly misapplies, even then the firm would be responsible. Sir, next है deceased partner. देखिए, डिसीज्ड मीन्स हु हैज डाइड. सर, जिसकी मृत्यु हो गई, तो आप ये समझिए इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स आफ्टर हिज डेथ. मृत्यु के बाद जो कुछ होगा उसके लिए ये कदापि जिम्मेदार नहीं. सर, इसकी डेथ के बाद फर्म ने लोन लिया, इसकी डेथ के बाद परचेज हुई, इसकी डेथ के बाद कोई लॉ का ब्रीच हुआ, इसको नहीं मतलब है. और मित्रों, हिज एस्टेट इज लाइबल. एस्टेट माने जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है. ठीक, आपको पता है किसी की भी डेथ होती है तो वो बेचारा कुछ ले जा नहीं पाता, जो कुछ भी है छोड़ के जाना पड़ता है. तो that property which is there, that is called estate. एस्टेट बोलते हैं उसको. एस्टेट की स्पेलिंग में ई भी लगा हुआ है. इट्स नॉट स्टेट. वो स्टेट तो राज्य हो गया, ठीक है, या स्थिति हो गई, बट दिस इज एस्टेट. एस्टेट माने प्रॉपर्टी. तो हिज एस्टेट इज लाइबल फॉर द एक्ट्स व्हेन ही वाज पार्टनर. तो जिस समय पार्टनर था उस समय के कार्यों के लिए उसकी एस्टेट इज लाइबल. और मैंने आपको एक बात और बताई थी बच्चों, नो पब्लिक नोटिस इज नीडेड इन केस ऑफ डेथ. मृत्यु की स्थिति में पब्लिक नोटिस की आवश्यकता नहीं. अगर पार्टनर की डेथ होती है तो उसको पब्लिक नोटिस नहीं देना है. ठीक है सर, पब्लिक नोटिस ऑटोमेटिक है और वो अपने मृत्यु के बाद चीजों के लिए लायबिल नहीं होगा, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. राइट, तो ये था हमारा अबाउट पार्टनर्स लाइबिलिटी. एंड एज यू नो, द पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज पार्टनर हिमसेल्फ, और द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, प्रोवाइडेड those acts are within authority and in the course of business. The firm is liable for wrongful acts of partner.
The firm is liable for misapplication of partners, and the deceased partner is liable for the acts done while he was partner. Even after death, his liability is not absolved. उसकी liability समाप्त नहीं होगी. Rather, his estate would be liable. उसकी जो संपत्ति बची होगी बेटा, उसकी liability होगी, मृत्यु के बाद भी होगी. ठीक? So this is all about partners' liability, and we can conclude that partners are liable for their own action, for the action of others, and as their liability is unlimited, so that can extend up to any amount. जितना भी डेट ऑफ द फर्म है, जितनी भी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म है, उसके लिए पार्टनर वुड बी रेस्पॉन्सिबल. तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही आई कैन से कि खतरनाक स्थिति है. और पार्टनरशिप में सर वी कैन से दैट दिस इज ए डिसएडवांटेज. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कंपनी के केस में एटलीस्ट लाइबिलिटी लिमिटेड है. योर मैक्सिमम लाइबिलिटी इज टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स. तो वो लाइबिलिटी लिमिटेड है और एक बड़ा रिलीफ है. बट पार्टनरशिप में यू कैन बी लाइबल फॉर एनीथिंग. सपोज कि पार्टनर से कुछ ऐसा कार्य हो गया जिससे कि ह्यूज पेनाल्टी 2-4 करोड़ रुपए की पड़ गई, तो दे आर लाइबल फॉर एवरीथिंग. उनका सब कुछ बिक जाएगा बेचारों का और वो आ जाएंगे सड़क पे. तो पार्टनरशिप इज ए डेंजरस एंटिटी. एनीवे, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस पार्टनरशिप में ही चलते हैं क्योंकि कंपनी के केस में उसकी कंप्लायंस बहुत है, लीगल प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा है और कॉस्टली भी पड़ता है. बट पार्टनरशिप में कंप्लायंस के नाम पे क्या पड़ा? कुछ नहीं, बस एक रजिस्ट्रेशन था, वो भी कंपलसरी नहीं है और कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती. आपको खाली एक पार्टनरशिप डीड बनानी है तो 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बन जाती है, हो गई बात खत्म. बट कंपनी में बार बार कॉस्ट लगती है. चलिए, एनीवे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट माइनर. माइनर मीन्स छोटा बच्चा. ठीक है, तो देखिए माइनर के बारे में लॉ क्या है. इट इज ऑल गिवन इन सेक्शन 30. सर माइनर के बारे में मैं आपको बताऊं, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. उसके द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. सर एक केस लॉ था सुप्रीम कोर्ट का, धर्मदास घोष वर्सेस, अब जो भी नाम था बच्चों मैं बोलूंगा ही नहीं, और प्राइवेट काउंसिल का डिसीजन था. सुप्रीम कोर्ट बनाने से पहले हमारे देश में जब ब्रिटिश रूल था तो सुप्रीम कोर्ट की जगह प्राइवेट काउंसिल होती थी. प्राइवेट काउंसिल PRIVY. सो प्राइवेट काउंसिल वाज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट. बहुत पुराना केस लॉ है ये. धर्मदास घोष वर्सेस, मैं बोलूंगा ही नहीं, पढ़ लो. नाउ आप देखिए ये जो मैडम थी, ठीक है, नाम ऐसा मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, इन्होंने धर्मदास घोष को लोन दिया. एंड एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग लोन दैट पर्सन धर्मदास वाज ऑब्वियसली माइनर. दैट वाज ही इज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी. Subsequently, when the loan became due, she asked for the money, and Dharamdas said that because at the time of obtaining loan I was minor, so the agreement is void, the contract is void, and I am not responsible to pay. इन्होंने कहा तू क्या, तेरे पिताजी भी पैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट तक, प्राइवेट काउंसिल तक बात पहुंची बच्चों. एंड द कोर्ट, द प्राइवेट काउंसिल डिसाइडेड कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी. माइनर हमेशा ये कह सकता है कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, एंड ही इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? नाउ बिकॉज minor
डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ही डजंट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, ही कैन नॉट बी अ पार्टनर। क्योंकि पार्टनरशिप कैसे बनेगी? एग्रीमेंट से, और ये बेचारा एग्रीमेंट कर नहीं सकता। ठीक, तो माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हो सर। ओरिजिनली जब पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाउएवर से हम लोग एक्सेप्शन जोड़ते हैं सर। पहले रूल बताया, एक्सेप्शन बताना है, तो वी कनेक्ट दैट विद द मेन रूल विद द वर्ड हाउएवर या प्रोवाइडेड, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। हाउएवर माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ फर्म। सर उसको फर्म के बेनिफिट्स यानी प्रॉफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लेकिन इस कार्य के लिए सबकी सहमति चाहिए, सबकी कंसेंट से हो सकता है और उसको प्रॉफिट में शेयर दिया जा सकता है बच्चों। ठीक, तो आइए सर क्वेश्चन 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेट कि माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इट इज नॉट वॉइडेबल। वॉइडेबल नहीं है, वॉइड है। वॉइडेबल क्या होता है मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊंगा, लेकिन वॉइडेबल फिर भी वैलिड हो जाता है। ये तो वॉइड तो वैलिड हो ही नहीं सकता, वॉइड माने है ही नहीं। वॉइड इज एज कि कभी हुआ ही नहीं। तो देयरफॉर माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट से बनेगी। दो, ए माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, he can nonetheless be admitted to the benefits under section 30. He can be validly given a share in profit. और जब ये करेंगे with consent of all partners बच्चों, तो rights liabilities क्या होंगे वो आगे बताएं। तो देखिए राइट्स की बात करें तो इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले। सर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको तय किया गया है कि देंगे वो तो मिलेगा ना, तो he has right to demand his share of profit as agreed. दूसरा पॉइंट सर, he can access, inspect, copy any of the accounts. Access to accounts but not to books. आप कहोगे ये क्या चक्कर है सर? अरे बेटा, एक्सेस टू अकाउंट का मतलब हिसाब मांग सकता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक, लेजर नहीं दूंगा इसको मैं। क्या पता क्या करे, छोटा बच्चा वैसे। और सर जी अगर इसको इसका शेयर नहीं मिलता है तो वो सूट फाइल कर सकता है। इफ हिज शेयर इज नॉट पेड, शॉर्ट में लिखा है जरा सा, ही कैन स्यू द फर्म। लेकिन एक कंडीशन है और वो ये कि उसे फर्म से अपना कनेक्शन सीवियर करना पड़ेगा, अलग, मतलब फर्म छोड़नी पड़ेगी। तो सर माइनर का अधिकार बहुत लिमिटेड है, उसको जो प्रॉफिट तय हुआ है वो मिलेगा, वो हिसाब मांग सकता है बट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेगा। और बच्चों अगर उसका शेयर उसे नहीं दिया गया है तो वो फर्म पे सूट भी फाइल कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसे फर्म छोड़नी पड़ेगी और उसको फर्म का त्याग करना पड़ेगा। माइनर की लायबिलिटी जो है वो कुछ भी नहीं है सर, इसकी लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट है, इसके ऊपर वो लायबल नहीं है। सर शेयर इन प्रॉफिट का मतलब माइनर को उसका, मान लीजिए जैसे फर्म चल रही है, प्रॉफिट्स हुए 50,000 रुपए, माइनर का शेयर बन रहा है, उसके बाद फर्म को लॉसेस हो गए, तो मैक्सिमम क्या होगा, उसका 50,000 खत्म हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम ये होगा कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट उससे कह रहे हैं पैसे दो ना, वो नहीं देगा। उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, उसका कोई भी सर और किसी प्रकार का वो नहीं होगा,
और किसी तरीके से उसको लाइबल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो माइनर की लाइबिलिटी सिर्फ ये है कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लॉस होने में, फर्म को कुछ नुकसान होने की दशा में, बस उसका वो शेयर खत्म हो जाएगा, वो लॉस से एडजस्ट हो जाएगा बेटा। नाउ अब देखिए, माइनर को बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया, ठीक। अब एक दिन वो मेजर हो जाएगा 18 साल का। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं सर, बस टाइम पास करना है। सर बुरा मानने की बात नहीं है। अब सर आप में से बहुत सारे बच्चे मेजर हो गए, 18 इयर्स की एज हो गई, नहीं हुई तो थोड़े समय में हो जाएगी। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो? कुछ नहीं करना, बस टाइम निकालना है। ऑटोमेटिक है ये तो प्रोसेस, है ना। बस जीवित रहना है, कोरोना से बच के रहना है। अरे चकल्लस मत करो। तो माइनर को बेनिफिट्स के लिए अब वो मेजर हो गया। अब देखिए, विद इन 6 months उसके पास ऑप्शंस हैं, या तो वो पार्टनर बन जाए और या फर्म छोड़ दे, और 6 महीने में उसको डिसाइड करना है, ठीक। अगर वो छोड़ देता है तो कोई बात ही नहीं, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, जो भी उसका पैसा है वो उसको दे दिया जाएगा, टाटा बाय बाय। और अगर वो पार्टनर बनना इलेक्ट करता है, ठीक है, इफ ही चूजेस टू बी पार्टनर और he doesn't decide within 6 months, 6 महीने में उसने कुछ भी नहीं किया तो पार्टनर मान लेंगे, और या फिर पार्टनर बन गया तो ही इज लाइबल एज पार्टनर, लाइबल एज पार्टनर फ्रॉम अबव डेट। अबव डेट का मतलब है बच्चों, जिस दिन उसने चूज किया या फिर जिस दिन 6 महीने पूरे हो गए, तो उस दिन से पार्टनर जैसी लाइबिलिटी मानी जाएगी और उसकी पार्टनर जैसी लाइबिलिटी चलेगी, ठीक है। और सर जी उसका जो शेयर होगा, ही विल गेट ओल्ड शेयर। मतलब एज माइनर उसको सपोज 1/5 दे रहे थे, तो अगर वो पार्टनर बनना चुनता है तो आगे उसका शेयर वही रहेगा जो एज माइनर था। और अगर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम पार्टनर बच्चों, तो उसकी लाइबिलिटी विल बी एज माइनर, माइनर वाले रूल्स लगेंगे, और उसका शेयर लाइबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स आफ्टर पब्लिक नोटिस। जब वो छोड़ देगा तो पब्लिक नोटिस देगा, उसके बाद के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और फर्म उसका पेमेंट कर दे, बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेगी तो वो फर्म पे सूट भी फाइल कर सकता है। तो दीज आर द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू माइनर। माइनर की अलग कहानी चल रही है पार्टनरशिप में बच्चों, एंड ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। सो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, राइट्स होंगे टू गेट द एग्रीड शेयर। और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी या व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही वाज पार्टनर, उसे पता ही नहीं मान लो, तो जब भी पता लगेगा वहां से 6 महीने में ही हैज चॉइस, ही हैज ऑप्शन, ही कैन बिकम पार्टनर और ही कैन लीव द फर्म। अगर छोड़ देगा तो माइनर वाले रूल ही कंटिन्यू करेंगे टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, और अगर कंटिन्यू करेगा तो भैया पार्टनर बन जाएगा, फिर तो उसकी लाइबिलिटी बाकी लोगों जैसी होगी। लेकिन किस दिन से? जिस दिन वो पार्टनर बनेगा, तो या तो जिस दिन इलेक्ट करेगा टू बिकम पार्टनर, या फिर जिस दिन 6 महीने पूरे होंगे, तो ऑटोमेटिक पार्टनर मान लेंगे अगर वो डिसीजन नहीं लेता है, पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो। चलिए, दिस इज एंड ऑफ यूनिट 3। नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 4 इन क्लास नंबर नेक्स्ट। फिलहाल इतने ही रखते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।